हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्वेश्चन में पिछले सेशन में पिछला जो वीडियो आपको आया था उसमें हमने नागरिकता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। नागरिकता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और हमने जाना था कि इसके संविधान में कौन से भाग में भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 है और हमने अनुच्छेद 5 से 11 के तथ्यों पर भी चर्चा किया था कि अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। तो आप सभी यदि वो वीडियो देखना चाहते हैं तो अपना पीछे परसों ही वीडियो अपलोड किया गया है, आप ये जरूर देखें। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं और विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि विदेशियों को जो मूल अधिकार प्राप्त है वो भारतीय नागरिक के साथ साथ, ठीक है, यानी भारतीय नागरिकों को भी वो मूल अधिकार प्राप्त हैं जो विदेशियों को प्राप्त है, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, ना कि विदेशियों को। उसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। हम पहले थ्योरिकल पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एमसीक्यू करने में तभी मजा आएगा जब हम उसका थ्योरिटिकल थोड़ा नॉलेज हो जाए। तो अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, टोटल 5 अनुच्छेद हैं। टोटल कितने हैं? 5 आपके आर्टिकल्स हैं। टोटल 5 आर्टिकल्स हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? 5, 15, 16, 19, 29 एंड 30 और 30, ये कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। और चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 19, 29 और 30 ये किस चीज से संबंधित है। अनुच्छेद 15 टोटल 5 प्रकार के निषेध की बात करता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी निषेध की बात। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान। धर्म आप जानते हैं, मूलवंश मतलब आपका वंश क्या है, जाति भी आप जानते हैं, लिंग मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, ठीक है, और जन्म स्थान मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है, उस स्थान पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। ठीक है। इन सब की बात करता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, बीच में भी ये बोल दे कि लिंग के स्थान पर विभेद का निषेध क्या अनुच्छेद 15 करता है, तो हाँ करता है। ठीक है। अब चाहिए हाँ वो देते हैं ना कथन निष्कर्ष देते हैं, तो उस स्थान पर ये बात कर सकता है। यदि एक भी गायब है, जैसे लिंग गायब कर दिया, अब बोल दिया धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है, तो वहां पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर सोचोगे यार लिंग तो दिया ही नहीं था, यही तो जानना चाहता था वो कि टोटल 5 आधार पर विभेद का निषेध करता है, छठा है ही नहीं, तो आपको पांचों के नाम होने चाहिए। और दूसरे वे में आप वो आंसर गलत कर देंगे। चलो, अनुच्छेद 16 किसकी बात करता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। जो जॉब प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी समानता की बात करता है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी। बोलने की आजादी, बोलने की आजादी की बात कौन करता है? आर्टिकल 19, बोलने की आजादी की बात। अब 2 बचे हैं, 29 और 30। आप इसको देख लेंगे। 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। हमारे देश में जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए भी कानून बनाया जाएगा, उनके भी अच्छाई के लिए, उनको भी लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जाएगी, उनके लिए भी नौकरियों का दिया जाएगा, उनके लिए भी सेफ्टी के कुछ कानून लागू होंगे। तो ये सब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में आ जाते हैं। अनुच्छेद 30, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग अपने इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई हम अपनी नॉलेज खुद देंगे, तो वो भी वो कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग ने अपनी कोई ऑफिस खोला या अपना कोई कानून खोला, तो वो अपने हिसाब से वहां पे जॉब दे सकता है। उस पर कोई ये नहीं होगा कि आपको इस कैटेगरी वाले को जॉब देना है, इस कैटेगरी वाले को जॉब देना है। वो केवल अपने अल्पसंख्यक वर्गों को भी जॉब दे सकता है। यही काम शिक्षण संस्थाओं में भी लागू होती है। अब आओ ये जान लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि अब विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। अभी हमने पढ़ा कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या 5 है, 15, 16, 19 और 29 और 30। इन पांचों अनुच्छेद का तात्पर्य किस चीज से है, संदर्भ किस चीज से है, हमने इसके बारे में भी जानकारी ले ली है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो वो टोटल
14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 भारतीय नागरिकता के साथ साथ फॉरेनर जो सिटीजन्स होते हैं उनको भी ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आइए अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समान, कानून के जगह हर कोई व्यक्ति समान है। ठीक है, यदि कोई गैर कानूनी काम करेगा तो चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, सबको सजा कानून के समक्ष सभी समान होंगे। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। मैं इसका पूरा डिटेल में आपको जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा, इसके बाद नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार पे ही जाएंगे, तो उसमें हम डिटेल से जानकारी ले लेंगे। ये वीडियो केवल नागरिकता से रिलेटेड है, तो मैं केवल ऊपर से फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम डिटेल में भी जानेंगे कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का तात्पर्य कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, यानी आपको जीने का पूर्ण स्वतंत्रता है। तो जीने की बात, जीवन निवारण की बात कौन करता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार की बात करता है, और शिक्षा का अधिकार कौन से 6 से 14। एक बार क्वेश्चन दिया था 6 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए बात करता है, लेकिन गलत। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कौन करता है? अनुच्छेद 21A, और ये अलग से 89वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 21A। चलो, अनुच्छेद 22 है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण। ठीक है, उसकी बात करता है। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम। बलात्श्रम मतलब होता है जबरदस्ती। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती। जबरदस्ती आपसे कोई भी काम नहीं कराया जा सकता। जैसे यदि कोई मजदूर है तो मजदूर को ये नहीं बोला जाएगा कि आप यही काम करो, आप वही पत्थर उठाओ, ये चिनाई का काम करो, वो कुछ भी काम कर सकता है। तो बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती का कार्य। और मानव के दुर्व्यापार। मानव के दुर्व्यापार मतलब जैसे आप लड़के लड़कियों को बेच देते हैं, सॉरी, लड़के और लड़कियों का व्यापार करते हैं लोग सब, उन सब पे, और ड्रग्स, गांजा और हथियार जो व्यापार करते हैं वो सभी दुर्व्यापार में आते हैं। अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम आदि का निषेध। तो बाल श्रम, देखो बलात्श्रम और बाल श्रम में डिफरेंस है। तो बाल श्रम को निषेध कौन करता है? आप 18 से कम आयु के वर्ग के बच्चों को यदि काम करवाते हैं तो वो बाल श्रम में आता है। तो बाल श्रम का निषेध की बात कौन करता है? अनुच्छेद 24। ठीक है, और बाल श्रम का 18 से कम उम्र के बालक, 18 से कम उम्र के बालक, 18 से कम उम्र के बालक की बात करता है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। आपको अपने धर्म मानने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म को मानूंगा, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म को अपनाएगा, कोई सिख है, ईसाई है, वो अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एक दायरा है। ठीक है, दायरा ये है कि अपने धर्म की स्वतंत्रता आप मान रहे हो, लेकिन किसी और पे अपना धर्म जबरदस्ती नहीं थोप सकते। अपने धर्म के अनुसार किसी से जबरदस्ती कोई कार्य भी नहीं करा सकते हैं। ये सब कुछ है। ठीक है, आओ अब हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, कि अब नोट बातें हैं। नोट क्या है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार यानी आप जो वोटिंग देते हो वो, तो मत देने का अधिकार और संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी जिसे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हो, राज्यपाल, गवर्नर, महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जिसे बोलते हैं, प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिकों की नियुक्ति के पात्र होंगे। तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एज ए फैक्ट पूछा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश चुनने का अधिकार केवल क्या विदेशियों को प्राप्त है? तो नहीं, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब भारतीय नागरिक, एक बात मैं आपको बता दूं, एनआरआई को भी बोला जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 8 एनआरआई को भारतीय नागरिकता देने के संदर्भ में बात करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग, यानी आप कानूनी आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब 4 भाग कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नागरिक भारत के पूर्ण सदस्य, राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले, मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्यों के प्राप्त करता।
नागरिक के बारे में आप ये पढ़ लेंगे। अन्य देशीय व्यक्ति जिसे आप फॉरेनर बोलते हो, ठीक है। एलियन, एलियन मतलब जो दूसरे ग्रह से आते हैं एलियन, उसको बोला जाता है विशेषकर, लेकिन ये भी एलियन और फॉरेनर एक प्रकार के पर्यायवाची हैं, सिनोनियम्स बोल सकते हैं। इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इन्हें अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। आप हमारे कोई भी विदेशी भारत में आकर भारत के संदर्भ में ना कुछ बुरा नहीं बोल सकता है, ठीक है। उसको बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये शत्रु या मित्र अन्य देश से भी हो सकते हैं। भाई कोई अच्छा बात भी बोल सकता है, कोई खराब बात भी बोल सकता है, तो दोनों ही अधिकार को नागरिकता से कानून से हटा दिया गया है। चलो, राज्य विहीन व्यक्ति, ठीक है। इन श्रेणी में अवैध प्रवासियों, जो बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब से जो अवैध प्रवासी आते हैं, रोहिंग्या शरणार्थी, चकमा शरणार्थी, ये सब, तो वो उन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध घोषित कर दिया गया। शरणार्थी, रिफ्यूजी, बांग्लादेश से कुछ आते हैं, म्यांमार से आते हैं, जिनको हम भारत में शरण देते हैं, नागरिकता नहीं देते। यदि हम नागरिकता दे देंगे तो हम भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो हम, जैसे मेरे घर पे कोई आया, मैंने उसको शरण दे दिया, तो वो मेरा शरणार्थी हो गया, रिफ्यूजी। अपने मूल देश से वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद व भय के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्ति, जैसे ब्रिटेन में जाके बोलते हैं कि मुझे इस देश में खतरा है, मुझे आप शरण दीजिए, तो उनको नागरिकता शुरू में नहीं दी जाती, उनको शरणार्थी बना के अपने देश में जगह दिया जाता है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। केवल रहने के लिए जगह देना शरणार्थी कहलाता है, नागरिकता नहीं कहलाता। आपको ये बात ध्यान रखनी। चलो अब भारतीय नागरिकता के स्वरूप के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको सभी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई फालतू की वो नहीं करेंगे, ठीक है। भारत का संविधान सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता की बात करता है, और ये एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ये भी पूछा जा सकता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। भारत अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकता धारण करने की अनुमति प्रदान करता है, एक साथ कई देशों की नहीं। यदि आप भारत के बाहर किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये किस आर्टिकल में बात करता है? अनुच्छेद 9। मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं कल, ठीक है, तो कल वाला वीडियो जरूर देखें, चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। आपको पिछले क्लास की वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं कि अनुच्छेद 9 नागरिकता को निषेध की बात करता है। यदि आप भारत की नागरिकता के साथ साथ किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी भारतीय देश की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। याद रखना, आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है कि भाई मेरी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं, अपने आप ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही, यानी भारत में जो जन्मा हो, विधिक व्यक्तियों जैसे कंपनी, निगम आदि को, कंपनी को नागरिकता नहीं दी जाती, ठीक है। जो प्राकृतिक रूप से जन्मा हुआ है सिर्फ उसी के लिए, इसमें जानवर भी हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, बाद 1963 में ये बोला गया कि भारत में केवल जो प्राकृतिक रूप से जन्मा कोई व्यक्ति है उसी को नागरिकता दी जाएगी, ना किसी कंपनी को, ना किसी स्टेट को। ये नहीं बोल सकते कि बेंगलोर भारत का नागरिक है, नहीं, ठीक है। तो ये कहां बात आया गया? 1963। ये आईएएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बात आपके समझ में आई है? ठीक है। अब एकल नागरिकता में कुछ अपवाद भी हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाता है। एकल नागरिकता से संबंधित क्या क्या वाद हैं, ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। संविधान का अनुच्छेद 15(1) विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म, मूल वंश, 5 प्रकार की बात करता है ना, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। देख दो, ये बार बार 5 चीजें लिखी जा रही हैं, तो ये 5 चीजें आपके स्टेटमेंट में होना अनिवार्य है, अदरवाइज आपका आंसर गलत माना जाएगा। यह इनमें से किसी आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है, परंतु निवास स्थान के आधार पर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि निवास स्थान उक्त आधारों पर सम्मिलित नहीं है। आप जानते हैं जैसे तमिलनाडु में लगभग 79% आरक्षण दे दिया गया, और कोई राज्य ये भी चाहे कि भाई
जो वहाँ पे प्राइवेट संस्थान है या गवर्नमेंट संस्थान है, तो उसमें केवल अपने राज्य के नागरिकों को ही विशेषाधिकार प्राप्त करती है। तो आप ये मौलिक अधिकार में के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप जाके केस नहीं कर सकते कि ये राज्य सरकार आपसे भेदभाव करती है। ये राज्य सरकार के हाथ में। हाँ, ये कुछ अपवाद जरूर हैं। अब ये सबके अपने अपने बातें हो सकती हैं कि ये सही है कि गलत है। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ये मेरा तथ्य है बस, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, यदि हम पूरे देश के नागरिक हैं तो मैं कहीं भी काम करूं, इससे सरकार इस पे विभेद नहीं लगा सकती। ठीक है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। जैसे अमेरिका करे तो समझ में आता है, क्योंकि वहां पे राज्य की नागरिकता अलग है और अपने देश की नागरिकता की बात अलग करता है, वो दोहरी नागरिकता की बात करता है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, तो कोई भी राज्य सरकार क्यों यदि मेरे में टैलेंट है तो क्यों मुझे वो मना करेगा कि भाई मैं अपने वरीयता नहीं देगा और वरीयता देगा अपने राज्य के लोगों को। बात समझ में आई? तो बाकी ठीक है। अनुच्छेद 19 के घ तथा अनह में नागरिकों को भारत में कहीं भी आवास, संरक्षण एवं निवास के अधिकार का प्रावधान करता है, परंतु अनुच्छेद 19(5) में युक्त निबंधों में व्यवस्था है कि साधारण जनता अथवा अनुसूचित जनजातियों के हित में उक्त स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे असम और नागालैंड में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे साधारण लोगों को या अनुसूचित जाति जनजाति को रहने का स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो कुछ स्थान है जो सही भी है, क्योंकि वो नागरिक लोगों के रहने के लिए सही नहीं है, क्योंकि वहां पे जान का खतरा भी होता है। तो भारत सरकार कुछ जगहों को पर निषेध लगा सकती है कि आप इस जगह पे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम नागरिकता अधिनियम 1955 ये पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमने इंपोर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ लिया है। नागरिकता अधिनियम 1955 कल कौन सी तारीख है? कल संडे है, तो संडे में या तो इवनिंग में 5 o'clock, इवनिंग में 5 o'clock या 10 बजे के आसपास आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली 5 o'clock के आसपास ही वीडियो अपलोड होगी नागरिकता से रिलेटेड। ये 3 से ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 क्लासेस में आपको नागरिकता में डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, डिटेल्स में। ठीक है, ठीक। क्योंकि मैंने ये पूरी वीडियो बनाया था, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, पूरा वीडियो तैयार था, और लेकिन वो वीडियो में ऑडियो खराब हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा ये रिकॉर्ड किया है। ठीक है, और अभी हाँ, तो ये आप ये याद रखिएगा, तो पूरा वीडियो तैयार था, लेकिन अब मुझे कई पार्ट्स में ये बनाने पड़ रहे हैं, तो जितने में ऑडियो खराब हो गया वो पार्ट मुझे काटना पड़ा। लगभग मैंने 45 मिनट का वीडियो तैयार किया था आप लोगों के लिए, और लगभग ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, लेकिन लास्ट क्लास आपकी होती फिर भी, क्योंकि अभी हमें एमसीक्यू पे भी चर्चा करना है, लेकिन वो वीडियो में ऑडियो क्वालिटी खराब हो गया, तो मैंने उस पार्ट को काट दिया है, और मेरे पास केवल ये मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है, तो इतना ही पार्ट ठीक निकला, तो मैं आपके यही अभी अपलोड कर देता हूं। लेकिन कल संडे वाली क्लास में आपके मैं ये पूरा डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, और 5 o'clock आपकी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चले, आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज मैं आपका बहुत आभार रहूंगा यदि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, ये आपके सभी एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आईएएस का पेपर हो, चाहे वो यूपीपीएससी का पेपर हो, चाहे कोई सी भी पीसीएस टर्म का पेपर हो। ठीक है, पीसीएस। ठीक है, और या कोई रेलवे का हो या कोई एसएससी से संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगे कि भाई कुछ नॉलेज मिला है, तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को समझेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।